सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल पर। रिक्वेस्ट आप लोगों की थी, लास्ट वीडियो हमने लिया था इसका 17 ऑफ सितंबर को। दो लेवल्स हमने यहां पर मार्क किए थे। अभी देखते हैं कौन कौन से वो दो लेवल्स थे और वहां से आपका क्या चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है। अभी तक क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस भी यहां पर लेंगे और चार्ट पैटर्न पे आने वाले सेशंस में क्या कंडीशंस बन सकती हैं, इन सभी चीजों को समझेंगे। इस वीक काफी सारी रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों की वीडियोस अपलोड करी है, काफी सारे रिक्वेस्ट पर जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। VRNISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी। पहले तो यहां पर देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने दो लेवल्स मार्क किए थे, जिसमें पहला लेवल कौन सा आता है आपका, देखते हैं यहां पे। ठीक है, 186 एंड 170। ठीक है, 186 एंड 170 ये दो लेवल्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने मार्क किए थे। और 186 जो है आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन यानी कि आर था, और 170 आपका बेस था। लास्ट सेशन 17 ऑफ सितंबर का ये वीडियो है, उसके बाद से आपको गिरावट देखने को मिली है और लास्ट सेशन आपकी जो क्लोजिंग आई है वो 170 के नीचे 169 के आसपास देखने को मिली है। अभी समझेंगे 17 ऑफ सितंबर के बाद की क्या पोजीशन आई है, लेकिन पहले एक चीज सुनो। रेलवे सेक्टर के अंदर अभी तक आपको साल 2025 में कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिला है। ऑल दो जो रेलवे सेक्टर की गिरावट है, रेलवे स्टॉक्स की जो गिरावट है, ये इसी तरह से आपको दिख रही है लगभग सितंबर 2024 से। यानी कि लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है रेलवेज में इन्वेस्टर को कुछ मिला नहीं है। स्पेशली वो इन्वेस्टर जिन्होंने 2024 में इन्वेस्ट किया था टॉप लेवल्स पर, वो अभी भी बड़े फॉल पे है। अब ये फॉल का रीजन पहले तो यहां पर समझते हैं क्या है, और भी समझते हैं, पर बाद में एक बड़े मेजर रीजन पर आएंगे और उसके बाद क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस लेंगे। अब एक चीज देखो, रेलवे स्टॉक्स ने रैली कहां शुरू करी। मेजर रैली जो शुरू हुई थी रेलवे स्टॉक्स की, वो शुरू हुई थी अक्टूबर 2023 से, 2023 अक्टूबर से, और वो रैली चली थी लगभग सितंबर 2024 तक। मतलब अगर आप देखोगे रेलवे के स्टॉक्स कहां से उठ करके कहां तक चले गए, कोई 10 गुना हो गया, कोई 5 गुना हो गया, कोई 7-8 गुना हो गया। अब भैया एक साल के अंदर अंदर इतना तगड़ा रिटर्न, तो एक दो साल की, कई बार मार्केट में क्या होता है ना, एक सेक्टर ऐसा आता है जो लगभग 2-3 साल तक कंसोलिडेशन में ही चले जाता है। उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी रेलवेज आपका एक लंबे कंसोलिडेशन पे है। अगर आप इरेडा भी देखोगे वो भी एक लंबे कंसोलिडेशन पर है, क्योंकि 60 रुपए वाला शेयर आपको लगभग 300 रुपए तक के रिटर्न देकर के गया। तो भैया इतने तगड़े 6-6 गुना रिटर्न अगर दिए, थोड़ा बहुत स्टेबल भी होगा, चार्ट को संभालेगा भी ना, नंबर अच्छे दे रही है कंपनीज, बट चार्ट पर कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब मेजर रीजन जो आपका रेलवेज का, उसको यहां पर देख लेते हैं। वैसे ये वाला जो रीजन है मैं आपके साथ कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, बट अगर आप नए व्यूअर हो तो आपके लिए कुछ नई बात होगी। ठीक है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन क्या कहती है बजट 2026-27 से। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन है कि फोकस जो रहेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन पर होना चाहिए और इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी पर होना चाहिए। और सबसे ज्यादा डिमांड जो यहां पर रहेगी बजट के अंदर वो रहेगी वंदे भारत के नेक्स्ट जनरेशन को पुश देना चाहिए यहां पर, और सेफ्टी मेजर्स को लेकर के एनहांसमेंट यहां पर करना चाहिए। अब जब बात आती है सेफ्टी मेजर्स की, तो पिछले बजट में भी ये मेजर मुद्दा रहा था मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, और सेफ्टी मेजर्स पर काफी अच्छा खासा एलोकेशन भी देखने को मिला था रेलवेज में। ठीक है, तो ये मार्केट एक्सपर्ट्स की जो है कुछ उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है रेलवेज के बजट से। और अगर आप पिछले दो बजट देखोगे, इंटरिम बजट जो 2024 में आया था और साथ में 2025 का जो बजट आया था, इन दोनों बजट्स में मार्केट एक्सपर्ट्स की जो एलोकेशन इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको बजट देखने को मिला नहीं, जिसकी वजह से जो ये मेजर मुद्दा है बेसिकली कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नई चीजें आ रही है, तो आपको रेलवेज का सेक्टर डिम देखने को मिला है। बट अगर 2026 के बजट में एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बजट आता है, तो यस आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है वापस से इस सेक्टर में। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन नेटवर्क एक्सपेंशन होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर भी फोकस होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 26 की भी ये डिमांड थी और आने वाले फाइनेंशियल ईयर की डिमांड भी यही रहेगी। वंदे भारत ट्रेन पर भी मेजर फोकस यहां पर होना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशंस, जो कि पिछले बजट में भी था, मतलब 2025 में जो भी बजट आता वहां पर भी ये फोकस था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेटस आपके स्टेशन। तो ये चीजें हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स की अभी डिमांड्स है, पिछले दो बजट में भी थी, लेकिन वो डिमांड्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं देखो, ये मेरा ओपिनियन है,
हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, कुछ अलग चीजें आपको अगर लगता है कि भैया ये स्पेसिफिक रीजन है कि क्यों रेलवे सेक्टर उठा नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन मेंशन कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपना ओपिनियन रखें और उसको सही तरीके से समझे, ठीक है। तो अब आते हैं क्वार्टर 2 के प्री एनालिसिस पे। कैसे कंपनी नंबर दे सकती है सितंबर क्वार्टर के अंदर। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू कितना आता है 2239 करोड़ का। जून 2022 में 2002, यानी सितंबर क्वार्टर 2022 में कंपनी का अच्छा देखने को मिला इन कंपैरिजन विद जून। अब 2023 सितंबर में भी कंपनी का रेवेन्यू 2987 करोड़ का था, जो कि जून के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, ठीक है। लगभग 200 करोड़ 223 करोड़ के आसपास का इंक्रीज था सितंबर 2023 में इन कंपैरिजन विद जून। 2024 की कहानी कंपनी की क्या रही। 2024 में भी कंपनी ने अच्छे नंबर दिए इन कंपैरिजन विद जून। रेवेन्यू में 2448 करोड़ का रेवेन्यू था और जून 2024 में था 2287 करोड़ का। अब जून 2025 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू में बड़ा डिप आया है 1786 करोड़ का। यानी क्या नजर आ रहा है कि जून क्वार्टर सबसे वीकेस्ट है और सितंबर क्वार्टर उस वीक क्वार्टर को, जून के वीक क्वार्टर को मतलब कि एक ब्रेकआउट देता है। तो ऐसे में सितंबर क्वार्टर की नजर बहुत ज्यादा फोकस पर आपको होना चाहिए कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी क्या नंबर देती है। मोस्ट प्रोबेबली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता देखने को मिल सकता है। अब क्या प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बढ़ सकती है। यस, पॉसिबिलिटी है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर दे। लेकिन जून 2025 में कंपनी का जो ओपीएम था वो था 11% का, जो कि लगभग डबल है। अगर आप देखोगे कंपनी का एवरेज ओपीएम परसेंटेज आता है लगभग 7% के आसपास, 7%, और 11% जून में दिया था। अगर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज डिप होता है, मतलब 6-7 के आसपास आता है, तो ऐसे में बढ़ते रेवेन्यू के बावजूद भी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट लाना मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी नजर रहनी चाहिए कि एटलीस्ट कंपनी का इनकम जो है वो बढ़े। कितना रेवेन्यू कितना होना चाहिए, लगभग 2500 करोड़ के आसपास होना चाहिए। ऑल्दो उम्मीद ये है कि 2000 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू दे दे, बट मुझे लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट फिर डिप कर जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है कंपनी के नंबर्स पर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन आप बेझिझक होकर के शेयर कर सकते हो। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। तो पिछले वीडियो 17 सितंबर यहां पर थी आपकी वो कैंडल, हमने डिस्कस किया था कि यहां आपके पास सेलर आ रहे हैं क्योंकि ऊपर की टेल लंबी है, ऑल्दो कंसोलिडेटेड कैंडल है, बट यहां पर अगर रिजेक्शन मिलता है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन था पिछले वीडियो के अंदर 17 सितंबर के, तो यहां से आपको गिरावट दिखेगी 170 तक। ये डिस्कशन किया था हमने 17 सितंबर को। अब 170 इंपॉर्टेंट बेस है, तो यहां से उसके बाद आपको वापस से रिकवरी दिखी, लेकिन उस बार आप 180 तक नहीं आ पाए। आपका एक नया रिस्ट्रिक्शन बना एट 100 एक सेकेंड, ये 186 था, ठीक है, और 180 ये वाला, ठीक है। आप 180 पर जाकर के रिस्ट्रिक्ट हो गए यहां पर। तो 180 पर जब आप रिस्ट्रिक्ट होते हो उसके बाद आपकी फिर से गिरावट आती है 170 के पास में। अब ये भी एक कंसोलिडेटेड कैंडल है, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको। अब 170 जो आपका नीचे क्लोजिंग आई है, ये भी एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। जब भी आपकी इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है, नेक्स्ट कैंडल की जो पोजीशन आपकी होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, जिसकी नीचे की टेल लंबी हो, जो कि बायर को इंडिकेट करे। अगर ये कैंडल आपकी फॉर्म होती है तो उसके बाद में आपका ब्रेकआउट जो है 174 के ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि अगर 174 पर आपकी कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म हो जाती है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब आप डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पर आ रहे हो, यानी अब आपके गिरते रिस्ट्रिक्शन और गिरते बेसिस देखने को मिल सकते हैं। सो अभी हमें चाहिए क्या, देखो आपकी जो क्लोजिंग आई है पिछले लास्ट सेशन के अंदर, समझते हैं यहां पर, मान लेते हैं कि ये 170 का ट्रेंड है, ये आपका बेस है। आपकी क्लोजिंग 169.03 पर आई है, ठीक है, 169.03 पर आपकी क्लोजिंग आई है, ठीक है। अब आपकी क्लोजिंग में इस तरह की कैंडल है, एक रेड कैंडल है कंसोलिडेटेड। आपको चाहिए कि आपके पास कुछ इस तरह की पोजीशन बने जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, और नेक्स्ट कैंडल में आपकी पोजीशन फिर से इसी तरह की बने जहां पर बायर एक्टिव हो, और 174 को आपकी जो अगली कैंडल होनी चाहिए वो फिर से कुछ इसी तरह की होनी चाहिए जहां पर नीचे की टेल लंबी हो। तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 174 के ऊपर का ब्रेकआउट दोगे। अदरवाइज अगर आपकी कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की होती है जहां पर ऊपर की टेल लंबी होगी और 174 को टच करने के बाद में
आपके पास वापस से डाउनवर्ड क्लोजिंग आती है कमिंग सेशंस के अंदर, 3 सेशन के बाद में चौथे सेशन में अगर ये क्लोजिंग आपकी आती है तो उस कंडीशन पर आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न एक्टिव हो जाता है और पॉसिबल है कि 174 आप ब्रेकआउट ना कर पाओ और फिर फर्दर आपको फॉल देखने को मिले 170 के नीचे, जो कि ऑलरेडी लास्ट सेशन के अंदर क्लोजिंग आई है। तो हमको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी आने वाले सेशन के अंदर। अगर ये पोजीशन बनते हैं उसके बाद नेक्स्ट सेशन ये कैंडल की उम्मीद है और अगले सेशन में आपकी कैंडल कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन है कंपनी के चार्ट पैटर्न से आने वाले वीक के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।